गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो चलिए आज लोग हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कौन? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत जो किया गया है दोस्तों कहाँ में? तो प से पृथ्वी और प से पुणे में शुरू किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से दोस्तों? तो पुणे से। याद रखिएगा यह 5 वर्षों तक चलेगा। यह 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में मानसून का क्या महत्व है इसको बताना है दोस्तों। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री वर्तमान में कौन है। तो आप लोग बताइएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्री वर्तमान में कौन है। उत्तराखंड में किसानों को मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो आईआईटी रुड़की। याद रखिएगा आईआईटी रुड़की। रबी की फसल के लिए सुनहरी बूंद को तो मावट वर्षा जो होती है दोस्तों उसी को कहते हैं रबी की फसल के लिए सुनहरी बूंद। रबी की फसल में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, मसूर हो गया, ये सब। भारत में लौटते हुए मानसून कौन से तट पर बारिश होता है? तो लौटते हुए मानसून से दोस्तों कौन से तट पर? तो लौटते हुए मानसून से होता है कोरोमंडल तट पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यह जो है इसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। याद रखिएगा। जबकि भारतीय मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसी का उल्टी हो गया लौटते हुए मानसून, तो उत्तर पूर्व मानसून दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाता है कोरोमंडल तट पर बारिश होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अल नीनो जो है, अल नीनो एक प्रकार की गर्म हवा है, का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, अल नीनो जो है गर्म हवा है, उसका जो है भारतीय मानसून पर कैसा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप लोगों को दोस्तों फरवरी महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो दोस्तों दिया गया है तो वो दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं दोस्तों। अगला हो गया क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस याद रखिएगा दोस्तों प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा वन्य जीव दिवस 3 मार्च, क्योंकि 3 मार्च 1973 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, इसी के लिए दोस्तों। थीम है जो इसका थीम है ऐसी प्रजातियां जिसे की स्टोन कहते हैं को रीस्टोर किया जाए, माने कि प्रमुख प्रजातियों को रीस्टोर किया जाए, की स्टोन प्रजातियों को। पहली बार विश्व वन्य जीव दिवस 2014 ईस्वी में 3 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च 1973 ईस्वी को साइट्स कन्वेंशन लागू हुआ था, इसी के चलते 3 मार्च को मनाया जाता है। वन और वन्य जीव जो है वर्तमान में किस सूची में दोस्तों? तो ये आ गया है समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए दोस्तों, तो एक मात्र बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। विश्व जैव विविधता दिवस कहिए मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मई। तो देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तीनों। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जबकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। रेड डाटा बुक, जिसमें जो दोस्तों लुप्त प्राय या संकटग्रस्त वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों को रखा जाता है, तो उसका जो है किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो याद रखिएगा पूछता है कि रेड डाटा बुक में किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें संकटग्रस्त जीव जंतु या वन जो पेड़ पौधे उसको भी शामिल किया जाता है। याद रखिएगा दोनों को। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में आया था। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी में आया था। 1973 ईस्वी में जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 मार्च 2022 को किन दो टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ है? तो अगर बात करें दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में स्थापना हुआ था। याद रखिएगा 1934 में। अब 5000वां मैच किसके बीच शुरू किया गया दोस्तों? तो ये रेलवे और जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा 5000वां मैच तो रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच शुरू किया गया है। हाल ही में भारत जो है वनडे का अपना 1000वां मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था दोस्तों। याद रखिएगा भारत एकमात्र ऐसा टीम है जो 1000 वनडे खेल चुका है। पहला रणजी मैच मद्रास वर्सेज मैसूर के बीच खेला गया था। इसकी शुरुआत 1934 ईस्वी में हुआ था। पहली बार ट्रॉफी मुंबई ने जीता था।
रणजी मैच में सबसे अधिक रन वसीम जाफर के द्वारा बनाया गया है, जबकि सबसे अधिक विकेट राजेंद्र गोयल के द्वारा लिया गया है। 2021 में पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है, इसके इतिहास में पहली बार दोस्तों 1934 के बाद। फर्स्ट क्लास मैच के अपने पहले ही इनिंग में तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गए? तो शकीबल गनी, जो कि बिहार के रणजी टीम के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है दोस्तों? तो तमिलनाडु है, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये दोनों का संबंध किस तक क्रिकेट खेल से है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अंडर 19 विश्व कप के विजेता भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। इसका आयोजन जो है वेस्ट इंडीज में किया गया था दोस्तों। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे दोस्तों? तो यश धूल थे, याद रखिएगा। एजाज पटेल मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज और न्यूजीलैंड के प्रथम गेंदबाज है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में लिया था। और एजाज पटेल का जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो ये मुंबई में हुआ था, जबकि खेलते हैं कहाँ से? तो न्यूजीलैंड से। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों? तो टाटा है, याद रखिएगा। आईपीएल 2022 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही है दोस्तों? तो 10 टीमें। नया टीम कौन है? तो एगो लखनऊ और एक ठो अहमदाबाद की टीम है दोस्तों, याद रखिएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद टाइटंस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित करेगी? तो वायु शक्ति अभ्यास, तो इसमें वायुसेना भाग ले रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वायु शक्ति अभ्यास कहाँ होगा? तो जैसलमेर में है, पोखरन स्थित है, पोखरन राजस्थान में, वहीं पर शुरू किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत जो है परमाणु विस्फोट अपना कहाँ में किया था दोस्तों? तो पोखरन में। पहला 1974 जबकि इंदिरा गांधी थी, या दूसरा 1998 जबकि अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब 1998 में जो दोस्तों भारत परीक्षण किया था, तो यूक्रेन सबसे पहले रोक लगाने वाला देश था, याद रखिएगा। अब यूक्रेन का हाल बुरा है, रूस बुरा कर चुका है यूक्रेन का हाल। इसका आयोजन 3 साल में एक बार किया जाता है। पिछली बार 2019 में किया गया था इसका आयोजन। इसमें राफेल भाग ले रहा। राफेल विमान जो है दोस्तों किस देश से भारत खरीदा है? तो फ्रांस। इसको कौन कंपनी बनाया है? तो डसॉल्ट कंपनी ने। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? तो मिलन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम में एक बंदरगाह भी है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा एवं सुरक्षित बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो विशाखापत्तनम। अगर पूछेगा कि विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है किस जो है पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नौसेना का 3 गो कमांड है, याद रखिएगा। भारत और ओमान के बीच एक्स अस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा, याद रखिएगा। बहुत बार बताया है। सर्द हवा जो है किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा। यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन गंगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान से निकालने के लिए कौन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी याद रखिएगा। C-17 ग्लोब मास्टर जहाज का उपयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा। जो दोस्तों बहुत ही बड़ा मालवा, एक बार में इसमें 400 से 500 व्यक्ति बैठकर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया कौन सा राज्य दोस्तों? तो असम, याद रखिएगा। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके जो है 1958 ईस्वी के एक्ट के तहत लागू किया गया, जिसके तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिस क्षेत्र में जो है सैनिकों की शक्ति बढ़ जाती है जबकि पुलिस की शक्ति बढ़ती नहीं है दोस्तों। इसमें सेना की शक्ति का बढ़ावा होता है जबकि पुलिस की शक्ति में जो है बढ़ावा नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लागू हुआ दोस्तों? तो 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मार्शल लॉ में जो है क्षमादान कर सकता है दोस्तों? क्षमादान जो होता है क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72, जबकि राज्यपाल मार्शल लॉ में क्षमादान नहीं कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो 3 बार, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 68 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय जबकि राष्ट्रपति थे, जबकि दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 से 77 बीबी गिरी के समय, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल तीसरा जो है 1975 से 77 फखरुद्दीन अली अहमद। हाल ही में रूस और यूक्रेन के संघर्ष के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है दोस्तों? तो यूक्रेन और रूस में संघर्ष चल रहा है लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है लिथुआनिया ने, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए कहाँ से कहाँ तक प्रभाव पड़ रहा है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो अरबपतियों की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला स्थान पर है यूएसए, दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों तो चाइना है, जबकि तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा दोस्तों तो इंडिया है। तो इसमें तीसरा स्थान हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हाल ही में रिपोर्ट आया था कि भारत में 2021 में कितने अरबपति बढ़ गए हैं दोस्तों तो 11% अरबपति बढ़ गए हैं, जो कि सर्वाधिक है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत। 2021 में अरबपतियों की संख्या भारत में 21% की वृद्धि हुआ, बेंगलुरु में सबसे अधिक वृद्धि। स्टेट ऑफ इंडिया इज इन्वायरमेंट 2022 का संबंध एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन से है, जो पर्यावरण से संबंधित। इसमें भारत की रैंक 120, भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन राज्य रहा दोस्तों तो केरल रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 101, याद रखिएगा। जब खाना पीना खाने जाते हैं किसी के शादी उदी में दोस्तों, भूख लगा रहता है, शादी उदी में जाते हैं तो 101 रुपया का जो लिफाफा भी दे के आते हैं, तो यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में माने भूख मिटाने के लिए 101। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा बोस्पोरस जलद मरुमध्य किसको जोड़ता है। तो बोस्पोरस जलद मरुमध्य की बात करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि देखिए यूक्रेन जो है ऊपर है दोस्तों, यूक्रेन इसके सटा हुआ है काला सागर, याद रखिएगा काला सागर। काला सागर जो दोस्तों हो गया, इसके इधर हो गया मरमरा सागर, याद रखिएगा मरमरा सागर। मरमरा सागर के पहले जो दोस्तों हो जाएगा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से इधर से अगर रूस को जाना है दोस्तों, इस सभी पर अधिकार है तुर्की का। तो तुर्की जो है रूस के जंगी जहाज़ों को जाने से मना कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों बोस्पोरस की जल संधि, यहाँ पर है। तो बोस्पोरस जलद मरुमध्य किसको किसको तो मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जबकि उत्तरी सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ेगा दोस्तों तो डार्डेनल्स की संधि, याद रखिएगा डार्डेनल्स। तो काला सागर में जाकर फिर यूक्रेन पर आक्रमण करेगा दोस्तों। तो रूस के जंगी जहाज को रोक जाने से यहाँ पर मना कर दिया है तुर्की। तुर्की किसके कहने पर क्या होगा दोस्तों तो जान ही रहे हैं, अमेरिका के कहने पर। तैयब एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं तुर्की के, तैयब एर्दोगन, याद रखिएगा। तो डार्डेनल्स की जल संधि जो है भूमध्य सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, जबकि मरमरा सागर को काला सागर से कौन जोड़ेगा तो बोस्फोरस। मॉन्ट्रक्स कन्वेंशन 1936 के तहत युद्ध के समय जंगी जहाज को रोका जा सकता है जिस देश का उस पर अधिकार है समुद्र पर, वो तो ये तुर्की ने रोका हाल ही में। ओलिविया पोर्ट पर रूसी मिसाइल के चपेट में आया बांग्लादेशी जहाज, ध्वस्त हो गया, जिसका नाम था बांग्लार समृद्धि जहाज, याद रखिएगा। खेरसोन यूक्रेन के शहर पर रूस के अधिकार कर लिया हाल ही में। क्रीमिया जो है 2014 में उस पर अधिकार था यूक्रेन का, लेकिन रूस युद्ध करके उसको ले लिया क्रीमिया को, याद रखिएगा। चेरनी हाइव, हाल ही में तेल के डिपो पर गोलीबारी किया गया रूस अटैक में, वहाँ पर आग लग गया है भयानक। तो चेरनी हाइव तेल डिपो, याद रखिएगा, यूक्रेन में है दोस्तों। और चेरनोबिल भी है वहीं पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में हाल ही में बातचीत हुआ। उसके बाद इमैनुअल मैक्रो कहते हैं कि अभी यूक्रेन के लिए बुरा समय आना बाकी है दोस्तों, यानी समझ सकते हैं अभी व्लादिमीर पुतिन के माथा पर एकदम क्या चढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है तो व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों, जेलेंस्की, याद रखिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन थे पहले। नाटो, यानी कि ये सब मामला किस लिए आया दोस्तों तो यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो में सदस्य में बन जाए। नाटो का दोस्तों 30 सदस्य देश है, और नाटो देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो 30 देश मिलकर मारते हैं उसको। तो रूस ऐसा कभी चाहेगा नहीं कि मेरे पड़ोसी में आकर जो है नाटो बैठ जाए, और किसी पर भी रूस फिर यूक्रेन पर आक्रमण करेगा तो 30 देश आकर मिलकर मारेगा, जिसमें अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, सब है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म में 1949 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। हाल ही में क्वाड सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें सदस्य कौन है तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो क्वाड देश में जो है भारत को घेरने के लिए, क्योंकि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वोटिंग में भाग नहीं ले रहा है, समझ लीजिए कि रूस का साथ नहीं दे रहा, दोस्ती निभा रहा है। तो भारत को ही घेरने के लिए ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड देशों का सम्मेलन बुलाए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास की बातचीत के लिए क्वाड सदस्य देशों के संगठन बनाया गया था। तो इसमें रूस का बात ही नहीं आ रहा है, रूस तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ कर नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री मनोरक्षा
परियोजना, तो ये कहाँ में शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में, स्त्री मनोरक्षा परियोजना बेंगलुरु में शुरू किया गया दोस्तों। उद्देश्य है वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप यानी कि जहाँ पर दोस्तों एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं जाती है, वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, इन पदाधिकारियों को मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और इनके अंदर संवेदनशीलता को उत्पन्न करने के लिए, कि जैसे एसिड अटैक किसी पर होता है तो उसका चेहरा पूरा जल जाता है, तो उसको एकदम कैसे उसको मानसिक रूप से फिर बरियार किया जाए कि जो चेहरा उहरा कुछ नहीं है, अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सब के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना किस अधिनियम 2005, जिसके अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो प्रियंक कानूनगो। उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ से शुरू किया गया? तो महोबा उत्तर प्रदेश, 10 अगस्त 2021 को। टैगलाइन स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। जबकि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था, जिसमें गैस सिलेंडर जो है फ्री में दिया जाता है। सिडबी बैंक के द्वारा सुंदरवन के महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, यानी कि कचरा को संपत्ति में कैसा बदला जाए, तो यहाँ सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ के महिलाओं के लिए शुरू किया गया सिडबी बैंक के द्वारा। माझी वसुंधरा का संबंध महाराष्ट्र है, जो कि पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में माझी वसुंधरा से UNEP जो है जुड़ा है, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय नैरोबी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बन गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रिड निर्भरता हरित ऊर्जा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोणार्क, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारत का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मंदिर था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो कोणार्क शहर को अभी कर दिया गया है, जिसमें जो है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत का पहला मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का मंदिर है, जिसे गंगवंश के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, गंगवंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। इससे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। मीनाक्षी का मदुरै मंदिर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, जबकि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, याद रखिएगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। सबरीमाला मंदिर जहाँ दोस्तों कहाँ था? केरल में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जबकि भारत माता मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारत माता मंदिर जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसमें पूजा की जाती है दोस्तों। तो भारत के नक्शे के जो अखंड भारत के नक्शा, यानी कि भारत पाकिस्तान का जो नक्शा है उसको। हाल ही में दुर्गा नामक तेल की खोज बाड़मेर राजस्थान में वेदांता ग्रुप के द्वारा किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर, विश्व का तीसरा शहर कौन बन गया दोस्तों? तो वाराणसी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो मंत्रालयों के लिए शुरू किया गया दोस्तों ई बिल प्रणाली। ई बिल प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिल का भुगतान करना, जिससे कि पेपर भी बचेगा, पेपरलेस होगा और धोखाधड़ी भी कम होगा। बिलों का भुगतान ऑनलाइन होगा, पारदर्शी और डिजिटल इंडिया बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने के लिए इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें कहा गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? तो उधार से भारत को प्राप्त, जबकि सबसे अधिक पैसा जाएगा कहाँ? तो ब्याज अदायगी पर। 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? तो 6.4%, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2022-23 तो 2022 दो जोड़ दिए 4 और 3 दूनी 6, 23 तो 6.4। PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के बजट में कितने इंजन का उल्लेख किया गया? तो 7 इंजन, जो कि परिवहन से संबंधित है, जैसे कि जल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये सब से संबंधित है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्यम वनम की शुरुआत राष्ट्रपति भवन दिल्ली से किया। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एगो मुगल गार्डन भी है दोस्तों, याद रखिएगा। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा MK स्टालिन का है, जो कि तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री हैं। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू किया गया। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से दीपक धर को सम्मानित किया गया, जो कि IIT कानपुर के छात्र हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन फरीदपुर में, जिसका जो है थीम राज्य कौन होगा? जम्मू कश्मीर दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सेबी जो है, जो शेयर मार्केट को जो है अपने कब्जे में रखता है, तो उसकी प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा।
सेबी के। तो इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं, सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, पृथ्वीराज, अमृता कुमारी, KIT 2007, नीतीश रंजन, सुनीता देवी, रुपेश यादव, शिवानी सिन्हा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों, कि आप लोग ऐसे ही कमेंट करके जवाब देते रहिए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। याद रखेगा यूक्रेन जो है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो यूक्रेन। क आ गया तो क से क्यू, यू के बाद क तो क्यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।